Good evening everyone, good evening. एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि हाँ लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। मैसेज कर दीजिए कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। या गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए जल्दी से कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से डाल दीजिए मैसेज प्लीज। कल हम लोग VCRS पढ़ चुके थे। कल हम लोग वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क प्लीज। कल हम लोग वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क प्लीज। अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश चैप्टर, दैट इज रेफ्रिजरेंट। एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रेफ्रिजरेंट। हेडिंग डालिए रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन ये है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। टाइम अब आपकी हो गई 5 PM टू 7 PM, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइम आपकी हो गई है 5 PM टू 7 PM, ठीक है ना। जब तक कोई नया मैसेज नहीं आता है तब तक आपका टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं आपसे। हम बात कर रहे हैं किसकी? रेफ्रिजरेंट की। क्या होता है रेफ्रिजरेंट बताइएगा एक बार। किसी ने अगर पूछ दिया व्हाट इज रेफ्रिजरेंट तो क्या जवाब देंगे? किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज रेफ्रिजरेंट तो क्या आंसर देंगे? जल्दी बताइए। नाउ वॉइस इज ओके, नाउ वॉइस इज ओके, अब सही है। अब सही है। It is the working fluid which can extract the heat from stored space. अगर कोई पूछ दे what is refrigerant तो हम बता सकते हैं it is the working fluid, it is the working fluid, it is the working fluid which can extract heat, extract heat कहां से? From storage space, from storage space। स्टोरेज स्पेस से जो हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो काम आता है सब्सटेंस, दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेंट। अब किसी ने पूछा रेफ्रिजरेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली रेफ्रिजरेंट दो टाइप्स के होते हैं। जनरली रेफ्रिजरेंट दो टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स,
It is of two types. फर्स्ट है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो कि ये आप करते हैं, ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो आप बात करते हैं किसकी, R11, R12, R134A, अमोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में आता है। ये सब आती है किसमें, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में। इस प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बाद एक रेफ्रिजरेंट है, दैट इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, दैट इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, अब ये क्या चीज है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से कूल होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से कूल होता है और उसके बाद आप उसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्या कि इट इज फर्स्ट कूल्ड बाय, इट इज फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ये पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल होता है, ठीक है ना। इसके जो एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल्स आता है H2O, वाटर। वाटर को आप एज अ रेफ्रिजरेंट ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं, वाटर को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज तब करते हैं जब वाटर खुद कूल होता है, ठीक है ना। तो H2O, इसके बाद आपका है ब्राइन सॉल्यूशन, एक्सेट्रा। ये सब जो आता है ये सब आते हैं किसमें, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में। कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया कॉपी। आगे बढ़े। अब बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के डेजिग्नेशन की बात करने जा रहे हैं। तो देखो, रेफ्रिजरेंट होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वॉइस इशू सबके साथ आ रही है या फिर वॉइस किसी को नहीं सुनाई दे रही है? वॉइस इशू सबके साथ है, ठीक है। वॉइस
नाउ इज इट ओके? अब वॉइस क्लियर है? अब वॉइस क्लियर है? ठीक है, देखिए ध्यान से, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करने जा रहे हैं आपसे। रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट कैसे करते हैं हम इसकी बात करने जा रहे हैं आपसे, बिल्कुल आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है तब की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर R के टर्म में हमें फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला होता है R M-1 N+1 एंड P। केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका CmHnFpClQ, CmHnFpClQ, और N+P+Q इक्वल्स टू होता है 2m+2। 2m+2। इस तीनों फॉर्मूले की मदद से हम केमिकल फॉर्मूले से फेरॉन के टर्म में और फेरॉन से केमिकल फॉर्मूले के टर्म में बिल्कुल आसानी से मूव कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लो मेरे पास है R11, मेरे पास एग्जाम्पल है क्या R11। तो देखो यहां पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, और यहां पे कितने डिजिट हैं, 1, 2 और 3। मतलब अगर देखें हम फॉर्मूले में तो फॉर्मूले में हमें 3 डिजिट दिख रहे हैं और यहां पे हमें सिर्फ 2 ही डिजिट दिख रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R11 को R011 लिख सकते हैं, R011 बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो अगर R011 लिख रहे हैं तो ये हो गया R किसकी जगह पे लिखा हुआ है, M-1 N+1 और P इसी की जगह पे लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब M-1 की बात करें तो इसकी जगह पे लिखा हुआ है 0। M-1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो M इक्वल्स टू हो गया 1। N+1 इसकी जगह पे लिखा हुआ है 1, तो N इक्वल्स टू आ गया 0। P इक्वल्स टू आ गया 1, और फॉर्मूला पुट कर दीजिए N+P+Q इक्वल्स टू 2m+2। तो जैसे ही पुट करेंगे तो N की वैल्यू कितनी, 0, P की वैल्यू 1, Q वी हैव टू फाइंड 2+2, सो दैट इज Q इक्वल्स टू 3। Q इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला क्या होता है वैसे केमिकल फॉर्मूला, CmHnFpClQ। तो Cm, M की वैल्यू कितनी है, 1, M की वैल्यू कितनी है, 1। इसके बाद अगर बात करते हैं H0 खत्म हो गया, F, P की वैल्यू कितनी है, 1, और यहां पे Cl, Q की वैल्यू कितनी है, 3। तो R11 का नाम हो गया क्या, CfCl3। CfCl3, जहां R11 होगा वहां पे आप लिख सकते हैं CfCl3। आप चाहें तो केमिकल फॉर्मूले से भी R के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए ध्यान से। मान लो हम एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं, यहां पे एग्जाम्पल सेकंड ले रहे हैं। मेरे पास कोई लिख दिया CfCl3, CfCl3, लेकिन फॉर्मूला होता क्या है, CmHnFpClQ। तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, M की जगह पे यहां क्या लिखा हुआ है, 1, H है ही नहीं तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 0, P फ्लोरीन कितना है, 1, Q कितना है, 3। तो अगर हम R की बात करें तो R M-1 N+1 और क्या हो गया आपका P। तो R M कितनी, 1 - 1 0, N+1 0 + 1 और P कितना, 1। तो ये हो गया कितना, R11। तो आपको जैसे मन वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बिल्कुल।
तो कॉपी कीजिए इसको प्लीज, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए थोड़ा जल्दी। हो जाए तो बताइएगा प्लीज, कॉपी हो जाए तो बताइएगा एक बार। डन, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, R12, 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 R12 बताइए प्लीज। CF2Cl2, बड़ा सिंपल सा था, R012, तो R M-1 N+1 और P, तो M-1 इक्वल्स टू 0, तो M इक्वल्स टू 1, N+1 इक्वल्स टू 1, तो N इक्वल्स टू 0, P इक्वल्स टू 2। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, N प्लस P प्लस Q इक्वल्स टू 2M प्लस 2, 2M प्लस 2। तो देखिए ध्यान से, N कितना है 0, P कितना 2, Q निकालना है हमें 2 प्लस 2, सो Q इक्वल्स टू 2। तो CM, M की वैल्यू कितनी है 1, HN नहीं है, F2 एंड Cl2, CF2Cl2, ये किसका हो गया आपका R12, R12 क्या हो गया CF2Cl2, CF2Cl2, ठीक है ना, सबका हो गया, सबका हो गया।
इसका बताइए कितना हुआ? CHF2Cl, 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 कितना? R22, R22, R22। क्या इसे मुझे बनाने की जरूरत है? जितने स्टूडेंट हैं उन सबसे क्वेश्चन है, मैं बनाऊं या काफी है इतना लिख देना? दैट इज R22। या बना के बताऊं कैसे हुआ? चलिए अब देखिए आगे। ये हो गया आपका CHF2Cl, R22। एक है आपका R134, R134, R134। R134, जल्दी बताइए क्या होगा? R134, जल्दी, क्विक फास्ट। C2H2F4, R M-1 N+1 और क्या हो गया यहां पे P। तो M-1 इक्वल्स टू 1, सो M इक्वल्स टू 2, N+1 इक्वल्स टू 3, सो N इक्वल्स टू 2, P इक्वल्स टू 4, P इक्वल्स टू 4, N प्लस P प्लस Q इक्वल्स टू 2M प्लस 2, 2M प्लस 2। ठीक है ना? तो यहां पे N की वैल्यू कितनी? 2, P की वैल्यू 4, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू 2M प्लस 2, सो दैट इज 2 इंटू 2 और प्लस 2, तो ये 6 और ये भी 6, Q इक्वल्स टू 0, Q इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है CM, M की जगह पे कितना हो गया? 2, H2F4, Cl0 खत्म, C2H2F4। ये हो गया आपका R134। एक्चुअली क्या है कि इसके एक से ज्यादा आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आइसोमर्स का मतलब हुआ स्ट्रक्चर। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो हम इसमें से पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। इसी कारण से इसके ब्रैकेट में आपको हमेशा A लिखा हुआ दिखेगा, 134A। जब एक से ज्यादा आइसोमर्स होते हैं, जैसे ही केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो केमिकल स्ट्रक्चर के साथ ही केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। केमिकल स्ट्रक्चर के साथ ही केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब सारे रेफ्रिजरेंट को बड़े गौर से देखिए, ध्यान से। ये देखिए R11 की बात करते हैं पहले, नहीं यहां से R11, तो R11 क्या है, CFCl3, इसमें है क्लोरीन। इसके बाद इसमें बात करते हैं R12, इसमें भी है क्लोरीन। R22, इसमें भी है क्लोरीन, लेकिन इसमें क्लोरीन नहीं है। इसमें क्लोरीन नहीं है, इसी कारण से इसे कहते हैं हम इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। एक्चुअली क्लोरीन कर क्या रहा है, क्लोरीन अपने ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। क्लोरीन अपने ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। ठीक है, तो हमारी इच्छा ये थी कि सारे रेफ्रिजरेंट से क्लोरीन को हटाया जाए। तो ये पहला रेफ्रिजरेंट जिसमें क्लोरीन नहीं था, और इसी कारण से इसे कहा गया इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। कॉपी कर लीजिए और लिखिए स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके लिखिए। कॉपी कीजिए और स्टार मार्क करके लिखिए। लिखवाऊं या कॉपी कर रहे हो? लिखेंगे स्टार मार्क करके, सिंस क्लोरीन इज एब्सेंट, since chlorine is absent in R134A, since chlorine is absent in R134A, since chlorine is absent in R134A, so R134A is eco-friendly refrigerant. 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 Eco-friendly refrigerant. R134A is eco-friendly refrigerant. Eco-friendly refrigerant. ठीक है, हो गया यहां तक? आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट बात करते हैं केस 2। इफ रेफ्रिजरेंट इज if refrigerant is unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, if refrigerant is unsaturated hydrocarbon, ठीक है ना? तो इस केस में जब डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो R1 से स्टार्ट होता है डेजिग्नेशन। R1 M-1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, N+1, और यहां हो गया आपका P। R1 M-1 N+1 P। और अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो ज्यों का त्यों है, CmHn Fp Cl3। और अगर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो N+P+Q इक्वल्स टू 2m। N+P+Q इक्वल्स टू 2m। ठीक है, तो यहां से ये बैलेंसिंग चलता है। अब जैसे आप इसका लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एग्जांपल C2H4। बताइए क्या आया, कॉपी कीजिए पहले और C2H4 का निकाल के बताइए क्या होगा।
R115 और किसी का, दो स्टूडेंट का आ गया R115, R15। चलो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले में बताओ कितने डिजिट हैं, यहां से लेके यहां तक कितने डिजिट हैं, डिजिट कितने हैं, यहां से लेके यहां तक बताओ कि टोटल डिजिट कितने हैं, 4। तुम लोग बता रहे हो R15 R115, तो इसमें 4 डिजिट कहां आ रहे हैं? आपने जो आंसर दिया है अभी देखना ऊपर से नीचे तक, R115, इसमें 4 डिजिट कहां आ रहे हैं? एक दिमाग वाली भी बात होती है, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, वो भी तो होना चाहिए। जब हमने यहां 4 डिजिट लिखा है तो तुम R15 R115 कैसे बता रहे हो? जीरो का कोई वैल्यू नहीं। CM HN FP CLQ, तो M की जगह पे लिखा हुआ है 2, N की जगह पे लिखा हुआ है 4, P की जगह पे है 0 और Q की जगह पे है 0। तो R1 तो रहने दो, M-1, N+1 और P, तो ये हो गया R1150, R1150। आगे बढ़े, shall we proceed further? आगे बढ़ जाए, चलिए एक आप बनाइए, C3H6, बिल्कुल सही, C3H6, C3H6, ठीक है ना, इसका डेजिग्नेशन आ गया C3H6। आगे बढ़े, shall we proceed further? आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए ध्यान से, अब केस थर्ड, if refrigerant is inorganic, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है,
देखो इनऑर्गेनिक में वाइस वर्सा नहीं चल सकते हैं, इनऑर्गेनिक में कभी भी हम लोग वाइस वर्सा नहीं चलते हैं, ठीक है ना। इसमें होता है डिजिग्नेशन सिर्फ आर के टर्म में, आर 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हम बात करें NH3, जैसे हम बात करें CO2, SO2, H2O, एयर, तो NH3 कितना हो जाएगा, R717, R717, ठीक है ना। 14 और प्लस 3 17, इसका कितना हो जाएगा, R744, इसका R764, इसका R718, ये R729, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हो गया यहां तक? अब हम बात करते हैं एजोट्रोप्स की। अब ये क्या चीज है जानिए ध्यान से। ये एजोट्रोप्स जो है वो अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस है। एजोट्रोप्स जो होता है तो वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस है, पहला चीज ध्यान रखिएगा। एजोट्रोप्स इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं नहीं, तो प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? और किसी ने पूछा प्योर सब्सटेंस क्या है, तो क्या जवाब देंगे? किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस कहते हैं विच इज होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन। A substance is said to be pure substance if it is homogeneous in chemical composition and strong in chemical bonding. Chemical bonding उसका strong हो, मतलब कि react ना कर जाए, और chemical composition जो है वो uniform हो। जब हम दो या दो से ज्यादा रेफ्रिजरेंट को मिक्स करते हैं और अगर वो मिक्सचर जो है वो एज अ प्योर सब्सटेंस बिहेव करने लगे तो उसे हम कहते हैं एजोट्रोप्स। और इसकी डेजिग्नेशन जो है वो R500 प्लस से स्टार्ट होती है।
R500+। जैसे एग्जांपल इसका है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, R502, R502। लेकिन इसको हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल है, काफी हार्मफुल है। तो लिखेंगे एक लाइन पहले, लिखेंगे एजोट्रोप्स में लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, the mixture of refrigerant which behaves like, the mixture of refrigerant which behaves like pure substance, the mixture of refrigerant which behaves like pure substance, which behaves like pure substance, which behaves like pure substance is called azotropes, is called azotropes, is called azotropes. Next point, its designation starts with R500+. Its designation starts with R500+. 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 ठीक है ना? इसका डेजिग्नेशन R500+ से स्टार्ट होता है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। अब हेडिंग डालेंगे सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, अब हम इसकी बात करने जाएंगे आपसे, ठीक है ना? सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ब्रैकेट में लिख दीजिए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना? अब ये क्या चीज है, यहां देखिए ध्यान से। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में बहुत सारी थर्मोडायनामिक होता है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज पे हम एनालाइज करते हैं। जैसे किसी ने पूछ दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे मान लो पहला प्रॉपर्टी है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो किसी ने क्वेश्चन पूछा दैट शुड बी हाई और लो, किसी ने पूछ दिया क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई और लो, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? लो। क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा तो पता है क्या होगा, ये जो डोम है ये S और ये T, अगर ये डोम है तो डोम छोटा हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है हीट एक्सट्रैक्शन, अगर आप देखे होगे जो हमने डोम बनाया था कुछ ऐसा बनाया था, और हमेशा कंडेंसर और इवेपोरेटर से क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहता था। सो दैट शुड बी हाई, नॉट दैट शुड बी लो। कुछ भी मुंह उठा के नहीं बोलना है, दैट शुड बी हाई, क्योंकि अगर लो होगा तो हीट एक्सट्रैक्शन कम होगा।
कम ही हीट लेगा तो जल्दी वो वेपर बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हीट एक्सट्रैक्शन कम होगा इसका मतलब कूलिंग कम होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम लोग मतलब कि इंडिया में CO2 को और एथिलीन को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज नहीं किया जाता है। इंडिया में CO2 एंड एथिलीन को एज अ रेफ्रिजरेंट हम यूज नहीं कर पाते हैं। कारण क्या पता है? कारण यह है इसका, क्योंकि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और एथिलीन का है 10.2 डिग्री सेल्सियस। और अगर इंडियन क्लाइमेट्स की बात कर लें तो हम लोग मैक्सिमम टाइम तो 30-32 के आसपास ही घूमते रहते हैं, बल्कि 40-42-45 पे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। और हमारा लोअर टेम्परेचर मैक्सिमम जगह पे 12 डिग्री सेल्सियस 13 डिग्री सेल्सियस ठंड के टाइम में रहता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस शायद ही कभी जाता है। इसी कारण से हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट CO2 एंड एथिलीन को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे एक लाइन, पहले एक लाइन लिखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, critical temperature of refrigerant should be as high as possible. Critical temperature of refrigerant should be as high as possible, as high as possible, as high as possible, as high as possible, or at least above the, or at least above the, or at least above the condensing temperature, or at least above the condensing temperature and pressure. कम से कम इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, और at least above the कंडेंसिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। इसमें नोट डाल के लिखेंगे, इसमें नोट डाल के लिखेंगे, इन इंडिया CO2 and ethylene, in India CO2 and ethylene are not used as refrigerant. In India, CO2 and ethylene are not used as refrigerant because critical temperature is very low. 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 देखो ध्यान से, हम H2O, SO2, NH3, R12, R22, R134, इसके बाद CO2 और एथिलीन, इनके आपको क्रिटिकल टेम्परेचर बता रहे हैं। जैसे H2O हमने आपको पढ़ाया था जब प्योर सब्सटेंसेस, तो बताया था दैट इज 374.14 डिग्री सेल्सियस, आपको याद हो, ये याद भी रखना है आपको। ठीक है ना। SO2 का होता है 156.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली NH3 की बात करते हैं 132.4 डिग्री सेल्सियस, 132.4 डिग्री सेल्सियस। R12 की अगर बात करें तो 111.5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर R22 की बात करते हैं तो इसका होता है 96.5 डिग्री सेल्सियस, 96.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप R134 की बात करेंगे तो 101.2 डिग्री सेल्सियस, 101.2 डिग्री सेल्सियस। एथिलीन का अभी जस्ट बताया था आप, सॉरी CO2 का 31 डिग्री सेल्सियस और एथिलीन का 10.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। कॉपी कीजिए प्लीज।
कॉपी कीजिए जल्दी से। कॉपी हो गई। आप लिखेंगे स्पेसिफिक हीट, सेकेंड specific heat should be high or low. Specific heat should be high or low. Specific heat should be high or low. Should be high. क्यों? क्योंकि अगर आप एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं H2 माइनस H1, तो ये होता है आपका Cp del T। Cp del T। तो अगर Cp की वैल्यू ज्यादा होगी तो del T की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब डिग्री ऑफ सुपरहीट कम होगा। डिग्री ऑफ सुपरहीट कम होगा, क्योंकि ज्यादा सुपरहीटेड स्टीम रेफ्रिजरेंट को हमें कंप्रेसर में तो वैसे भेजना नहीं है। तो डिग्री ऑफ सुपरहीट को अगर कम करना है तो ऑब्वियसली बात है सीपी की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके लिए? लिक्विड के लिए, तो टीडीएस की बात करते हैं। तो टीडीएस बराबर क्या होता है? अगर बात करें तो लिख सकते हैं टीडीएस बराबर डीएच माइनस वीडीपी। लेकिन यहां तो वीडीपी तो कांस्टेंट है, तो वीडीपी की वैल्यू हो गई 0। वीडीपी की वैल्यू हो गई 0। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया आपका टीडीएस इक्वल्स टू डीएच, तो डीएच इक्वल्स टू हो गया सीपीडीटी। डीएच इक्वल्स टू हो गया क्या? सीपीडीटी। सीपीडीटी यही होता है ना, सीपीडीटी। तो सीपी की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी डीएस बाई डीटी। टी डीएस बाई डीटी। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से कि सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएस। अगर सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एंट्रोपी चेंज बढ़ते चला जाएगा। तो लिक्विड के लिए सीपी की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर यहां पे लिक्विड की आप बात कर रहे हैं तो लिक्विड के लिए सीपी की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि डीएस की वैल्यू कम हो। और गैसेस फेज के लिए बात करेंगे तो सीपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर सीपी वेपर की बात करेंगे तो सीपी वेपर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और लिक्विड की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है ना?
तो लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, लिखिए द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, द वैल्यू ऑफ specific heat of vapor, the value of specific heat of vapor, the value of specific heat of vapor should be as high as possible, should be as high as possible, should be as high as possible, should be as high as possible in order to limit, in order to limit, in order to limit the degree of superheat, in order to limit the degree of superheat, in order to limit the degree of superheat, degree of superheat, whereas specific heat of liquid, whereas specific heat of liquid, whereas specific heat of liquid should be low, whereas specific heat of liquid should be low, should be low, should be low, in order to limit the, in order to limit the, in order to limit the degree of irreversibility, in order to limit the degree of irreversibility. समझ में आ गया बात यहां तक? यस और नो? यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ के आइएगा। कल का क्लास, आज टेक्निकल इशू के कारण आपका क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। कल से आपकी क्लास जो है वो 5 PM से आप स्टार्ट हो जाएगी, तो पढ़ के आइएगा। 5 to 7 आपकी क्लास की टाइमिंग है अभी, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।